स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे नीतीश की शपथ पर तेजस्वी का तंज, बोले दबाव में हैं, जबरदस्ती राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की शपथ को लेकर के तंज कसते हुए कहा है कि वे दबाव में हैं और उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि फैसला स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव में लिया गया है। उन्होंने इसे राजनीतिक मजबूरी करार देते हुए कहा है कि इससे राज्य की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। जब उनके इस बयान को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार के सामने दिल्ली में बवाल, भाजपा सीएम के विरोध में जदयू का हंगामा, संजय ललन के नाम की उठी मांग। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम दिल्ली में सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू नेताओं ने भाजपा के संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के विरोध में हंगामा किया। इस दौरान पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर के सामने आया है, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। जी हाँ, जेडीयू नेताओं ने खुले तौर पर संजय सिंह और ललन सिंह के नाम की मांग उठाई है। उनका कहना है कि नेतृत्व को लेकर के पार्टी के भीतर सहमति बननी चाहिए और ऐसे फैसले सभी की राय से लेना चाहिए। जेडीयू नेताओं का कहना है कि हमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और जेडीयू से ही कोई नेता मुख्यमंत्री बने, चाहे वह संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो। सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं, यह कहना है ममता बनर्जी का। दरअसल बात है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने उत्तर 24 परगना में आयोजित रैली के दौरान कहा कि सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं किया जा सकता, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने भाषण में बीजेपी की नीतियों और फिर कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सोच समझ कर के फैसला लें और राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करें। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। तंत्र मंत्र से बन रही है सरकार, नहीं मिलेगा जनता का समर्थन, तेजस्वी यादव का जेडीयू बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरजेडीयू बीजेपी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में तंत्र मंत्र से सरकार बनाई जा रही है और ऐसी सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम जनता की भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, जिससे लोगों के बीच नाराजगी बढ़ रही है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में माहौल और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि इस पर जेडीयू और फिर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कटिहार और किशनगंज में परीक्षा छूटने पर भर के छात्र, कॉलेजों में की जमकर के तोड़फोड़ और आगजनी से मचा बवाल। दरअसल बात है कि बिहार के कटिहार और किशनगंज जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर परीक्षा छूट जाने से नाराज छात्रों ने जमकर के हंगामा किया है। जब गुस्साए छात्रों ने कई कॉलेज परिसरों में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में हरकत मच गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ छात्र समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क उठा। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और छात्रों ने कॉलेज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फिर प्रशासन मौके पर पहुंची और फिर हालात को काबू में करने की कोशिश की। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और फिर प्रशासनिक तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज, सरकार गठन को लेकर के अटकलें तेज, डिप्टी सीएम को लेकर के चर्चा गर्म। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जब सरकार गठन को लेकर के अटकलों का दौर जारी है और इस बीच डिप्टी सीएम पद को लेकर के चर्चाएं भी गर्म हो गई है। अलग अलग राजनीतिक समीकरणों के बीच नए चेहरे और फिर संभावित नामों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। जब सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के भीतर बैठकों और फिर मंथन का दौर जारी है, जिसमें नेतृत्व और जिम्मेदारी को लेकर के चर्चा हो रही है। खास करके डिप्टी सीएम पद को लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर सियासत तेज, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान,
क्या बोले। दरअसल बातें हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। उनके बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। जानकारी के मुताबिक जीतन राम मांझी ने मौजूदा राजनीतिक हालात पर खुल करके अपनी राय रखी है और संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के जल्द ही कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनीतिक दलों के भीतर लगातार बातचीत और फिर रणनीति बनाई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और अस्पष्ट हो सकती है। उनके बयान को सत्ता के अंदर चल रही हलचल से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और अपने चरम पर पहुंच गई है। अलग अलग दलों के नेता अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं और समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पद के लिए किस नाम पर मुहर लगती है और ये फैसला राज्य की राजनीति को किस दिशा में लेकर के जाता है। जनगणना में जन भागीदारी जरूरी, मुख्यमंत्री नीतीश बोले राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करेगा बिहार। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना को लेकर के महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय कार्य बताते हुए इसमें भागीदारी को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना सिर्फ आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये देश की योजना और फिर विकास की दिशा तय करने का आधार भी है, इसलिए इसमें हर नागरिक का सहयोग बेहद अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी देना जरूरी है ताकि सरकार को सटीक आंकड़े मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बिहार इस राष्ट्रीय कार्य में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करेगा और इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। क्या चिराग पासवान होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री? एलजेपी चीफ ने खुद बता दिया पूरा सच। दरअसल बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जारी अटकलों के बीच चिराग पासवान का नाम चर्चा में आ गया है। इसी बीच एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने खुद इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करते हुए पूरे मामले की सच्चाई सामने रख दी है। उनके बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंतिम फैसला गठबंधन स्तर पर ही लिया जाएगा और सभी दल मिलकर के इस पर सहमति बनाएंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि नई सरकार के गठन को लेकर के एक तय फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी सहयोगी दलों की भूमिका अहम होगी। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के क्या फैसला होता है और फिर नई सरकार का स्वरूप कैसा होता है। बिहार में अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब बिहार में सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कई सरकारी डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में ज्यादा समय दे रहे हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि डॉक्टर पूरी तरह से अपनी सरकारी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। हालांकि इस निर्णय को लेकर के डॉक्टरों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। अब देखना होगा कि इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार देखने को मिलता है। बिहार में नकली नोट भेजने वाले गिरोह के सरगना विवेक यादव की मिली लोकेशन, पुलिस जुटी तलाश में। दरअसल बात यह है कि बिहार में आम लोगों को नकली नोट से दो चार होना पड़ता है कभी कभी, और जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और इस नकली नोट को भेजने वाले के सरगना के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नकली नोटों के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। गिरोह के सरगना विवेक यादव की लोकेशन मिलने के बाद अब पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। इस जानकारी सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यह गिरोह नकली नोटों के कारोबार में सक्रिय था और कई इलाकों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस को लगातार इसकी गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर जांच तेज कर दी गई है और फिर सरगना की लोकेशन का पता चला है। फिलहाल पुलिस अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही है और आरोपी को जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद नकली नोटों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा और फिर आगे भी इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू। नीतीश कुमार 14 अप्रैल को देंगे इस्तीफा, 15 अप्रैल को बनेगी नई सरकार। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। जब सूत्रों के मुताबिक सत्ता परिवर्तन को लेकर के अंदर खाने तैयारी तेज कर दी गई है। नए नेतृत्व को लेकर के मंथन जारी है। जी हां, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है ताकि नई सरकार के गठन को लेकर के सहमति बनाई जा सके। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। बंगाल में महिलाओं को 3,000 रुपये देंगे तो बिहार ने क्या गुनाह किया है? बिहार की महिलाओं ने क्या गुनाह किया है? दरअसल बात है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता और फिर आरक्षण देने को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 3,000 रुपये देने की घोषणा के बाद बिहार को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने महिलाओं को 3,000 रुपये देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो तमाम महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसी के साथ महिला आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि महिलाओं को समान लाभ मिलना चाहिए, या कुछ नेताओं का कहना है कि जब बंगाल में महिलाओं को 3,000 रुपये आप देने के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर बिहार की महिलाओं ने क्या गुनाह किया है? बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है। बिहार की महिलाओं को तो भी आप 3,000 रुपये दे सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। सीएम हाउस पर हलचल तेज। नीतीश, सम्राट सहित सभी नेता पहुंचे। 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। सीएम हाउस पर लगातार नेताओं का आना जाना जारी है, जहां पर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सहित कई बड़े नेता पहुंचे हैं। इस गतिविधि ने साफ संकेत दिया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल को लोक भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर के प्रशासनिक और फिर राजनीतिक स्तर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अलग अलग दलों के बीच अंतिम दौर की बातचीत भी जारी है ताकि शपथ ग्रहण से पहले सभी मुद्दों पर सहमति बन सके। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में उत्सुकता और बढ़ गई है। अब सभी की नजर 15 अप्रैल पर टिकी है, जहां अब नई सरकार का औपचारिक गठन होगा और राज्य को नया नेतृत्व मिलेगा। गैस किल्लत के बीच एलपीजी का आया नया फॉर्मूला। सिलेंडर चाहिए तो ये तरीका तुरंत जान लो। दरअसल बातें हैं कि देश के कई हिस्सों में गैस की किल्लत की खबरों के बीच एलपीजी सिलेंडर को लेकर के नया सिस्टम सामने आया है। जब बताया जा रहा है कि अब सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है ताकि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस समय पर पहुंच सके। जानकारी के मुताबिक उपभोक्ताओं को अब तय प्रक्रिया के तहत बुकिंग करनी होगी और फिर कुछ मामलों में केवाईसी या फिर पहचान से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ सकती है। इस नए फॉर्मूले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैस की सप्लाई सही तरीके से हो और फिर किसी तरीके की कालाबाजारी या फिर गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। हालांकि उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समय पर बुकिंग करें और जरूरी दस्तावेज अपडेट रखें ताकि गैस की सप्लाई में कोई भी रुकावट न आए। क्या चिराग पासवान बनेंगे नए मुख्यमंत्री? अब खुद खोला राज, नई सरकार का पूरा फॉर्मूला सामने। दरअसल बात है कि बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर के जारी चर्चाओं के बीच चिराग पासवान का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बीच चिराग पासवान ने खुद सामने आकर के इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, जहां कई अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंतिम निर्णय गठबंधन के स्तर पर ही लिया जाएगा और सभी सहयोगी दलों की सहमति जरूरी होगी। जहां उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि नई सरकार के गठन को लेकर के स्पष्ट फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें जिम्मेदारियों का बंटवारा तय किया जाएगा। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए किस नाम पर मुहर लगती है और फिर नई सरकार का स्वरूप कैसा होता है। क्या प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। खबर है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का नाम भी मुख्यमंत्री पद की संभावित सूची में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय में से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और लगातार जनसभाओं और फिर अभियानों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनका नाम सीएम
फेस के तौर पर सामने आना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा ने राजनीतिक समीकरणों को जरूर प्रभावित कर दिया है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंतिम फैसला क्या होता है और क्या सच में कोई नया चेहरा बिहार की कमान संभाल सकता है। नीतीश कुमार के सीएम हाउस खाली करने पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री आवास खाली करने की खबरों के बीच तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है और मौजूदा राजनीतिक हालात पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान को सत्ता परिवर्तन और फिर बदलते राजनीतिक समीकरण से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या घटनाक्रम सामने आता है और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने बनाया 46 सेकंड का वीडियो, दिखाया बंगाल का मिजाज। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 46 सेकंड का वीडियो चर्चा में आया है। बताया जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करने से ठीक पहले उन्होंने ये वीडियो बनाया, जिसमें बंगाल के मौजूदा माहौल और जनता के रुझानों को दिखाने की कोशिश की गई। जहां जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में बंगाल की सड़कों, जनसभाओं और फिर लोगों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे चुनावी माहौल का अंदाजा लगाया जा सके। इसे एक तरह से जनता के मूड को दर्शाने वाला संदेश माना जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर भी तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां तक जनता सीधे जुड़ने और फिर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन 5 नेताओं में से कोई एक बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। कौन है ये और क्या है इनकी जाति? दरअसल बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के सियासी हलचल चरम पर है और अब चर्चा सिर्फ अटकलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कुछ नाम लगभग तय दावेदारों के रूप में सामने आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में खास करके 5 नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनमें से किसी एक को बिहार की कमान मिल सकती है। यह सबसे पहला नाम आता है सम्राट चौधरी का, जिन्हें इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जब वे ओबीसी यानी कि कुशवाहा समाज से आते हैं, जो कि बिहार की राजनीति में बड़ा वोट बैंक माना जाता है। दूसरा बड़ा नाम है नित्यानंद राय का, जो वो भी ओबीसी यानी कि यादव समाज से आते हैं और केंद्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में उन्हें राज्य में ला करके बड़ा राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। तीसरे दावेदार है संजय जायसवाल, जो ब्राह्मण यानी कि स्वर्ण समाज से आते हैं। जब पार्टी अगर स्वर्ण वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाती है तो फिर उनका नाम आगे आ सकता है। चौथे नाम है दिलीप कुमार जायसवाल, जो वैश्य यानी कि व्यापारी वर्ग समाज से आते हैं। ये वर्ग भी चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और फिर भाजपा इसे मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम गठबंधन टूटने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन टूटने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। इस पूरे घटनाक्रमों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इस गठबंधन टूटने को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ये साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे ऐसी ताकतें काम कर रही है जिनका मकसद चुनावी समीकरणों को प्रभावित करना है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए विपक्षी दलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस घटनाक्रम के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और चुनावी रणनीतियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगे ये मुद्दा किस दिशा में जाता है और फिर चुनावी नतीजों पर इसका क्या असर पड़ता है। बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे टीम का गठन, जाने कब से शुरू होगा काम और बिहार के किस जिले से गुजरेगी। दरअसल बातें हैं कि बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर की बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने इसके लिए सर्वे टीम का गठन भी कर लिया है और अब जल्द ही जमीनी स्तर पर काम शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक यह सर्वे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की फाइनल रूपरेखा तय करने के लिए किया जाएगा, जिसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जाएगा, जो बिहार के कई अहम जिलों से होकर के गुजरेगा। इस रूट में खास तौर पर पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और फिर पूर्णिया जैसे जिले शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में गया, कटिहार जैसे शहरों का भी जिक्र है, जिसे साफ किया गया है
जिससे साफ है कि ये परियोजना पूरे राज्य की कनेक्टिविटी को बदल सकती है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के शुरू होने के बाद यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा और व्यापार, रोजगार और फिर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे सरकार का लक्ष्य है कि सर्वे और फिर योजना तैयार होने के बाद चरणबद्ध तरीके से काम शुरू किया जाए, जिससे आने वाले वर्षों में बिहार भी देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ सके। बिहार के गैर चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ने की खेती के विस्तार की कवायद शुरू। दरअसल बात यह है कि बिहार में गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। खास करके उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर चीनी मिल नहीं है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फिर गन्ना उत्पादों को हर क्षेत्र तक फैलाना है, ताकि कृषि के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। जानकारी के मुताबिक गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत किसानों को मुफ्त गन्ना बीज दिया जा रहा है और उन्हें इस खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर आप किसान हैं तो आप इस खबर को आप सुन करके, समझ करके आप इस पर अमल भी कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन पर गन्ने की खेती भी शुरू हो चुकी है, जिसमें भागलपुर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे जिले शामिल हैं। बिहार सरकार का मानना है कि गन्ना खेती से किसानों को लंबे समय तक फायदा मिलता है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद कई बार फसल ली जा सकती है। इसके अलावा गुड़ और फिर अन्य उत्पादों के जरिए अतिरिक्त कमाई के मौके भी बढ़ेंगे। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए रील तो छोड़िए, फोटो भी डाली तो भी होगी कार्रवाई, नए नियम लागू। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर के बड़ा और सख्त फरमान जारी कर दिया है। जहां नए नियमों के तहत अब कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ना तो रील बना सकेंगे और ना ही किसी की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकेंगे। इस कदम का मकसद सरकारी कामकाज की गरिमा बनाए रखना और गोपनीयता को सुरक्षित बनाए रखना बताया गया है। जहां सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल से जुड़ी जानकारी, दस्तावेज या फिर गतिविधि को सार्वजनिक नहीं कर सकता। इसके अलावा सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणी करना, आपत्तिजनक पोस्ट डालना या फिर सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय देना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस नए फैसले को डिजिटल अनुशासन लागू करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। बिहार के नए मुख्यमंत्री की अटकलें तेज, तेजस्वी यादव का तीखा बयान। दरअसल बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर के चल रही अटकलों के बीच तेजस्वी यादव का तीखा बयान सामने आया है, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। उन्होंने मौजूदा घटनाक्रमों को लेकर के सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है और फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पद से जुड़े फैसले पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसके पीछे दबाव और पहले से तय राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। जहां उनका कहना है कि कुछ बड़े नेताओं के बीच पहले ही डील हो चुकी थी और अब वही चीजें सामने आ रही है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। सत्ता परिवर्तन को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आडवाणी की गिरफ्तारी से लेकर के आज तक तेजस्वी यादव ने याद दिलाई लालू की ताकत, अल्पसंख्यकों को दिया एकजुट होने का मंत्र। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेजस्वी यादव के बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पुराने फैसले को याद करते हुए उनकी राजनीतिक ताकत और फिर प्रभाव का जिक्र किया है। खास तौर पर आडवाणी की गिरफ्तारी जैसे घटनाक्रमों को सामने रख करके उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनका परिवार हमेशा मजबूत और बेखौफ राजनीति करता रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके पिता ने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ फैसले लिए और कभी दबाव में नहीं आए। इसी बात को जोड़ते हुए उन्होंने खुद को भी उसी परंपरा का हिस्सा बताया और फिर संकेत दिया है कि वे भी किसी से डरने वाले नहीं हैं और साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि खास करके मुस्लिम समुदाय से एकजुट रहने की अपील की है और राजनीतिक रूप से मजबूत होने का संदेश दिया है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ इसे अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर के तेजस्वी के इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। बिहार में 1.5 लाख जीविका दीदियों की निकल पड़ी, ऐसे हो रही है हर महीने 10,000 रुपए की कमाई। दरअसल बात यह है कि बिहार में जीविका दीदियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार के लाखों महिलाएं अब स्वरोजगार के जरिए हर महीने 10,000 रुपए तक की कमाई कर रही है। ये बदलाव सरकारी योजनाओं और फिर स्वयं सहायता समूह के जरिए संभव हुआ है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। जानकारी के मुताबिक इन महिलाओं के छोटे छोटे व्यवसाय जैसे कि मधुमक्खी पालन, खेती, हस्तशिल्प और फिर घरेलू उत्पादों के जरिए
कमाई का मौका मिला है, जहाँ खास करके शहद उत्पादन जैसे कामों से में जुड़ी महिलाएं घर बैठी अच्छी आमदनी कर रही है और ये मॉडल कई जिलों में तेजी से फैल रहा है। जहाँ सरकार की योजनाओं और फिर प्रशिक्षण के साथ दोस्तों किशनगंज वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब किशनगंज में डीआईजी तौहीद परवेज को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज में डीआईजी का कमान तौहीद परवेज अब संभालेंगे। जहाँ सीमावर्ती और फिर संवेदनशील जिला किशनगंज, जहां पर सुरक्षा और सामाजिक संतुलन हमेशा बड़ी चुनौती रहा है, अब यहां कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी तौहीद परवेज को किशनगंज का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब सवाल यह है कि क्या अब जिले में तो दरअसल बात है कि किशनगंज जो बिहार का एक सीमावर्ती और फिर संवेदनशील जिला माना जाता है, जो लंबे समय से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से प्रशासन के लिए एक अहम क्षेत्र रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा होने के कारण यहाँ पर अपराध नियंत्रण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य भर में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए 32 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभार यानी कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसी क्रम में डीआईजी तौहीद परवेज को किशनगंज जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये फैसला डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर पुलिसिंग को और प्रभावी और फिर जवाबदेही बनाना है। तौहीद परवेज एक अनुभवी पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। वह पहले भी क्राइम ब्रांच और फिर पुलिस आधुनिकीकरण जैसे अहम विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। किशनगंज में उनकी पहले भी सक्रिय भूमिका रही है, जहां पर उन्होंने कई बार दौरा करके पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक और फिर समीक्षा की है। अब नोडल अधिकारी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, जब वे जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की समीक्षा, जांच की गुणवत्ता सुधारने और फिर पुलिस बल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ ही साइबर क्राइम, महिलाओं और फिर बच्चों की सुरक्षा और फिर सबसे अहम सामाजिक सद्भाव बनाए रखना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। जब पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस नई व्यवस्था से किशनगंज जिले की पुलिसिंग में सुधार होगा और थाने स्तर पर काम करने वाले कर्मियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। किशनगंज जैसे संवेदनशील जिले में डीआईजी स्तर के अधिकारियों की सीधी निगरानी से न सिर्फ अपराध पर नियंत्रण की उम्मीद है, बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा। जो आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किशनगंज समेत बिहार में गर्मी अब बढ़ने वाली है। 4 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक पारा चढ़ेगा। जहाँ किशनगंज में मौसम अब तेजी से बदलने वाला है। ठंडी हवाओं के बाद अब गर्मी अपना तेवर दिखाने जा रही है। जहाँ अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 6 डिग्री तक बढ़ सकता है और तेज पछुआ हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अब बिहार में हीट वेव जैसे हालात बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो दरअसल बात है कि किशनगंज समेत पूरे बिहार में अब मौसम तेजी से करवट ले रही है। यह हाल के दिनों में हल्की बारिश और फिर ठंडी हवाओं से राहत तो मिली थी, लेकिन अब गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाने वाली है। यह मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं के प्रभाव से राज्य का यानी कि बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। इसी कारण अगले 3 से 4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह किशनगंज जिले की बात करें तो यहाँ हाल ही में तेज हवाएं और फिर बारिश दोनों को देखने को मिली है। जहाँ ठाकुरगंज में सबसे अधिक 28.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि टेरागाछ, बहादुरगंज और फिर अन्य इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हालांकि अब मौसम साफ होने के साथ तापमान तेजी से बढ़ेगा। जहाँ शुक्रवार को किशनगंज में हवा की रफ्तार करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई थी और आने वाले दिनों में ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बनी रह सकती है। आपको बता दें कि बिहार के अन्य जिलों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जब पटना में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जबकि मोतिहारी में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। ऐसे में गर्मी और फिर उमस दोनों का असर लोगों पर दिख सकता है। तेज हवाओं के कारण दिन में गर्मी और फिर शाम के समय हल्की राहत का अनुभव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के मौसम शुष्क और फिर गर्म रहने वाला है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग तेज धूप में निकलने से सावधानी से बरतें, पर्याप्त पानी पिएं और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर के किशनगंज समेत बिहार में अब गर्मी का असर साफ तौर पर दिखने वाला है और आने वाले कुछ दिनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किशनगंज के 22 गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। किशनगंज के 22 ऐसे गांव हैं जिसकी तस्वीर अब
पूरी तरह से बदलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज योजना में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। किशनगंज के सीमावर्ती गांव के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब नेपाल बॉर्डर से सटे गांव की तस्वीर बदलने वाली है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च करके विकास किया जाएगा, जिसमें किशनगंज के 22 गांव भी शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या अब सीमांचल से पलायन रुकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दरअसल बात है कि किशनगंज जो नेपाल सीमा से सटा एक संवेदनशील जिला है, अब विकास की नई राह पर आगे बढ़ने जा रहा है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत यहाँ के सीमावर्ती गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में बिहार के कुल 142 गांवों को चुना गया है, जिनमें किशनगंज के 22 गांव भी शामिल है। जहां इन गांवों के विकास के लिए करीब 112 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजा गया है। यह पूरे राज्य में, पूरे बिहार में इस योजना पर 700 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। एक गाँव पर औसतन करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। यानी कि एक गाँव में 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस गांव की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। इस योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली मिलेगी, उसके बाद सौर ऊर्जा मिलेगी, उसके बाद सड़कें बेहतर होगी, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी, स्वच्छ पेयजल मिलेंगी और फिर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ स्मार्ट क्लासरूम होगा, वेलनेस सेंटर होगा और बहुउद्देशीय भवन भी बनाए जाएंगे। किशनगंज जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में ये योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ के लोग रोजगार और फिर सुविधाओं की कमी के कारण प्लान करने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गांव में ही बेहतर जीवन स्तर और फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा करके प्लान को। दोस्तों, बंगाल चुनाव से पहले किशनगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसपी ने सीमा चेक पोस्ट का जायजा लिया है। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज में बंगाल चुनाव को लेकर के सुरक्षा सख्त कर दी गई है। यह सीमावर्ती इलाकों में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खुद एसपी संतोष कुमार ने चेक पोस्ट का निरीक्षण करके साफ कर दिया है कि अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो दरअसल बातें हैं कि किशनगंज जो पश्चिम बंगाल से सटा एक संवेदनशील सीमावर्ती जिला है, वहां पर बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। जहां चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने गुरुवार शाम फरेंगोला चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जहां NH 27 पर स्थित इस चेक पोस्ट पर एसपी ने मिरर चेकिंग सिस्टम तैनात पुलिस बल और उत्पाद विभाग के कर्मियों की उपस्थिति और कार्य प्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेकिंग में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान वहां से गुजर रहे गाड़ियों की सघन जांच की गई। पुलिस हर गाड़ी की तलाशी लेकर के ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर अवैध सामान सीमा पार ना कर सके। वहीं पर एसपी ने बताया है कि किशनगंज के सदर पहाड़कट्टा, पोठिया, ठाकुरगंज, कुरलीकोट और गलगलिया थाना क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पर पुलिस खास तौर पर उन असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है जो एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में आकर के छिप जाते हैं। दोस्तों, AIMIM बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस के पीछे नहीं, सिर्फ TMC के पीछे ही क्यों पड़ी है AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी? दरअसल बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन तो तोड़ लिया है। अब AIMIM राज्य की 12 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। AIMIM की ज्यादातर सीटें मुर्शिदाबाद, मालदा और फिर उत्तर दिनाजपुर जिले में है, जो हाल ही में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के दौरान बहुत सारे वोटरों के नाम काटे गए थे। AIMIM इन सीटों पर इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि ये सीटें TMC के बहुत मजबूत गढ़ है। जब 2021 के चुनाव में TMC ने इनमें से ज्यादातर सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। औसतन TMC की जीत का अंतर करीब 55,000 वोट था। कुछ सीटों पर तो ये मार्जिन 1 लाख से भी ज्यादा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि वे बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है, जहां मुस्लिम वोट बांट करके TMC या फिर विपक्ष को नुकसान पहुंचाती है। इन आरोपों का जवाब देने के लिए AIMIM ने जानबूझकर के TMC के सबसे मजबूत इलाके में उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में वे बीजेपी को चुनावी ताकत ही नहीं मानते। असली लड़ाई TMC से है, जब कांग्रेस और फिर लेफ्ट ने अपना जनाधार साल 2021 से ही खो दिया है। ओवैसी के लिए विपक्ष मतलब TMC है। वहीं पर AIMIM का कहना है कि पार्टी का जोर
अल्पसंख्यकों पर है। बी एम टीम बनाकर के मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्गों की हालात AIMIM बेहतर करना चाहती है। पार्टी ने इन सीटों को चुनने की वजह बताते हुए कहा कि ये इलाके बिहार के सीमांचल क्षेत्र के करीब है, जहां पर AIMIM की अच्छी पकड़ है। मुस्लिम बहुल इलाके में पार्टी का संगठन भी पहले से बेहतर है। वहीं पर एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में AIMIM के पश्चिम बंगाल प्रभारी आदिल हसन आजाद ने कहा कि ये सीटें हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाली है और पार्टी जहाँ पर अल्पसंख्यकों के और फिर गरीबों की नुमाइंदगी करना चाहती है। वहीं पर AIMIM ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ लिया है। हुमायूं कबीर का एक वीडियो सामने आया है जिनमें उन पर पैसे लेकर के TMC की मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने का दावा किया था। साल 2021 में AIMIM ने बंगाल में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे बहुत कम वोट मिले थे और सभी उम्मीदवार जमानत जब्त हो गए थे। अगर आप किशनगंज आते हैं तो बहुत ही संभल करके आइए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपकी जेब ढीली हो सकती है। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप किशनगंज आते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं तो 100% आपका चालान कटना ही कटना है। तो इसलिए आपको अलर्ट किया गया है कि जब भी आप किशनगंज आएँ तो हेलमेट पहनकर ही आएँ। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही तेजी से हेलमेट चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। हेलमेट चेकिंग अभियान इस तरह से तेजी से चलाई जा रही है कि पुलिस वालों का भी चालान काटा जा रहा है। आज किशनगंज में बिना हेलमेट पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। चालान काट करके सख्त संदेश दिया है कि अब नियम का उल्लंघन करेंगे तो बच नहीं सकते, चाहे कोई भी हो। खुद पुलिस वाले ही क्यों ना नियम का उल्लंघन करते हो, उनका भी चालान कटेगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी बिना हेलमेट की स्कूटी चलाकर जा रही थी और क्या था, उनका चालान भी कट गया। जब पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले का चालान काट दिया। किशनगंज में अब कानून सबके लिए बराबर होता दिख रहा है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों का भी चालान काटा जा रहा है। SP संतोष कुमार के सख्त निर्देश के बाद शुरू हुए इस अभियान ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी नियम से ऊपर नहीं है। जी हां, तो दरअसल बात यह है कि किशनगंज में सड़क सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अब यातायात नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर खुद पुलिसकर्मी। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना है। इसी अभियान के तहत 11 अप्रैल को वाहन जांच के दौरान एक पुलिस अवर निरीक्षक और एक महिला सिपाही को बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़ लिया गया। मौके पर ही दोनों का चालान काट दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस विभाग के भीतर भी एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। यातायात पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अब नियमों के पालन में किसी भी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस, मीडिया या फिर सरकारी कर्मचारी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। SP संतोष कुमार ने सभी अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है